सुबह हमेशा कुछ ना कुछ सिखाता है, क्योंकि एक लंबी रात जो होती है वो हमें सोचने का वक्त देती है। अब इसमें आप क्या सोचते हैं ये आप पर निर्भर करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ज़िंदगी चलने का नाम है और चलना आपको खुद होता है। आप किसी के भरोसे किसी की वैसाखी नहीं बन सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि आत्मनिर्भर बने। हमेशा ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसों से आत्मनिर्भर बने, आप अपनी खुशियों से भी आत्मनिर्भर बने, क्योंकि अक्सर हम अपने आप को दूसरे पे डिपेंड कर देते हैं कि अगर वो मुझे बोलेगा तो हम हंसेंगे, अगर वो उसने मुझे नाराज़ कर दिया तो हम नाराज़ हो जाएंगे। आप अपने खुशियों की आत्मनिर्भरता का भी जिम्मेदारी रखें। दिन की शुरुआत हमेशा और कार्यक्रम की शुरुआत जब हम करते हैं तो एक अच्छे और अनमोल वचन से करते हैं, एक अनमोल विचार से करते हैं, जिससे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो आइए देखते हैं आज का अनमोल वचन क्या है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हमें समस्याओं को खुद को हराने नहीं देना चाहिए। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे अपने आज विशेष मेहमान का। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर संजीव कुमार सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और डॉक्टर रंजना कुमार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो हृदय दिवस की बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। सर जब हम हृदय की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि अरे अपनों ने तो कह दिया, मतलब कि कोई बात नहीं है, अपने ही तो हैं। जबकि हमें लगता है कि जो अपने हैं उन्हें ही सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके साथ ज़्यादा रहते हैं, उनसे ज़्यादा हृदय दुखता है। ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल हो गया, लेकिन सबसे पहले हृदय के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि हृदय दिवस पे ये क्यों मनता है, क्यों मनाते हैं और इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में। हाँ, सबसे पहले आज वर्ल्ड हार्ट डे है, विश्व हृदय दिवस, जैसा आपने बताया। इसके लिए हम सभी देखने वाले को और सभी लोगों को उनके स्वस्थ हृदय की कामना करते हुए विश्व हृदय दिवस की बधाई देते हैं। विश्व हृदय दिवस ऐसा है कि पूरे विश्व में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है और हृदय कितना इम्पोर्टेंट है ये हम सभी जानते हैं कि जब तक हृदय धड़कता है तब तक ज़िंदगी है। हृदय की धड़कन रुक गई तो ज़िंदगी थम जाती है। तो ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने देखा कि पूरे विश्व में हृदय रोगियों की संख्या बढ़ रही है। कई कारण हैं उसके, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण हैं। तो इसको रोकने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, हर एक साल 29 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य दिवस विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और उसमें WHO कोई ना कोई थीम लेके काम करती है, जिससे कि हम लगातार हृदय के स्वास्थ्य में आगे बढ़ते रहें। तो इस साल का थीम है यूज हार्ट नो हार्ट। इंग्लिश में इसका मतलब है कि अपने हार्ट को यूज करो आप, हार्ट दूसरे के हार्ट की बीमारी को या उसकी तकलीफ को समझने के लिए। यूज हार्ट से मतलब है यूज योर हार्ट, अपने हार्ट का उपयोग करो। नो हार्ट टू नो हार्ट मतलब दूसरे के हार्ट को समझने के लिए। तो ये संदेश हृदय विशेषज्ञों के लिए है, डॉक्टरों के लिए है कि आप अपने पूरे जो आपकी तकनीकी योग्यता है उसके साथ अपने दिल का भी उपयोग करें और हृदय संबंधी बीमारियों को दूर करने में लोगों की मदद करें। क्या बात है। बहुत पुरानी एक कहावत भी थी कि अपने दिल से जाने पराए दिल का हाल। तो उसी के थीम पर कि जब तक आप लोगों की भावनाओं को या फिर लोगों की चीज़ों को तब तक आप नहीं जान सकते जब तक आप अपने दिल को नहीं जान सकते। मैम आपसे जानना चाहेंगे, आप एक नेत्र चिकित्सा में हैं आप, तो आप अपने बारे में, अपनी प्रारंभिक जर्नी के बारे में दर्शकों को बताएं, कैसे आपने स्टडी करी, कहाँ से? मेडिकल की पढ़ाई अपनी पसंद से करी। दिमाग में माता पिता बहुत ही प्रोग्रेसिव विचार के थे। उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि करियर बनाना है, आत्मनिर्भर बनना है। पसंद बायोलॉजी से मेरा रुझान बहुत ज़्यादा था, तो नेचुरल उस समय था कि नहीं मेडिकल करना है मुझे। PMCH से मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएट की पढ़ाई की, MBBS की पढ़ाई की है और उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन नेत्र रोग विभाग में मैंने किया है वहाँ से। तो दोनों जो है स्पेशलाइजेशन और MBBS पटना मेडिकल कॉलेज से हुआ है। आप नेत्र में और सर हृदय में। आँखों से ही होकर दिल में उतरा जाता है। आँखों से ही होकर दिल तो सामंजस्य तो है। बिल्कुल सर। आपने आपका एजुकेशन कहाँ से हुआ, आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई?
मैं बिहार से ही हूँ। पिताजी सरकारी सेवा में थे, केंद्र सरकार की सेवा में, तो अनेक जगहों में उनका स्थानांतरण ट्रांसफ़र होता रहता था। तो आखिरी में स्कूल मैंने पास किया मैट्रिक मुंगेर के जिला स्कूल से, और वहाँ से फिर पटना विश्वविद्यालय से मैंने इंटर किया साइंस कॉलेज में पढ़ने के बाद। फिर रांची मेडिकल कॉलेज से मेरी MBBS हुई और MS सर्जरी हुई। फिर उसके बाद मैंने हाउसमैनशिप थोड़े दिन के लिए इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में किया। तो वहाँ से हृदय रोगों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिली, और शुरू से ही मेरी इच्छा थी कि मैं सर्जन बनूं। और जब मैं सर्जन बना तो ये देखा कि हृदय रोग की सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जो डेफिनिट, मैंने बोले बिल्कुल डेफिनिट रिजल्ट देता है। अगर कोई हृदय रोग से ग्रसित है और पता चल गया कि उसके ब्लॉकेज है या उसकी हार्ट वाल्व खराब है, तो आप उसकी सर्जरी कर दो, बाईपास कर दो या हार्ट बदल दो, तो उससे वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ऑपरेशन के पहले मरीज़ बिल्कुल बीमार रहता है, अपने दैनिक डरा रहता है, और ऑपरेशन के बाद उसकी दिनचर्या सामान्य होती है। तो ये जो खुशी होती है परिवर्तन, वो हृदय रोगियों में सबसे ज़्यादा होती है। हमारे टेक्स्ट बुक में सेबिस्टन में जो बहुत मशहूर विश्व के सर्जन थे, उन्होंने लिखा था कि देयर कैन बी नो मोर हैप्पीनेस फॉर ए सर्जन टू रिप्लेस ए एलिंग हार्ट ऑफ ए पर्सन, माने कोई एलिंग हार्ट वाल्व ऑफ ए पर्सन। तो कोई हार्ट वाल्व खराब है जिससे उसकी ज़िंदगी नहीं चल रही, उसको बदल दो, तो उससे ज़्यादा खुशी एक सर्जन की नहीं हो सकती है। तो ये सब कुछ चीज़ें थी जो मेरे प्रेरणा की बात बनी, और मैं हार्ट सर्जन बनने के लिए कर लिया। तो फिर मैंने MCH किया संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ से, जो देश की एक मशहूर संस्था है, और फिर एम्स दिल्ली में मैंने सीनियर रेजिडेंसी किया। फिर मेरी जो पढ़ाई हुई, ट्रेनिंग हुई, देश के बहुत मशहूर कार्डियक सर्जन, टॉप कार्डियक सर्जन डॉक्टर TS महंत और डॉक्टर SK सिन्हा के सानिध्य में हमने काफ़ी दिनों तक काम किया। विदेशों में भी जाकर टेक्सास हार्ट इंस्टीट्यूट में कुछ दिन तक मैंने ट्रेनिंग ली, और उसके बाद फिर मैं देश के लखनऊ, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में काम करके पटना वापस अपने घर आ गया। क्या तो कितने सालों तक ये रहा, मतलब ये कितने साल आप कार्यरत रहे हैं? मैं कार्डियक सर्जरी में MCH किए हुए मुझे करीब 25 साल हो गए। अच्छा। तो मैं एक्टिव प्रैक्टिस में पिछले 20 साल से हूँ। और जब पास किया तो यूजुअली देखिए कार्डियक सर्जरी जो होती है, ये इसमें ग्लैमर बहुत होता है, और ये बहुत हाई स्पेशलिटी होती है, सुपर स्पेशलिटी बोलते हैं। तो ऐसे में लोग बड़े अस्पतालों में, बड़े शहरों में ही रहते हैं। तो जब उस समय एक समय था जबकि बिहार में हार्ट सर्जरी नहीं के बराबर एक संस्थान खुली थी, उसमें हार्ट सर्जरी होती थी, तो लोगों को, बिहार के बड़े सर्जन थे जो बाहर में काम करते थे दूसरी जगहों में, तो ये होता था कि आखिर बिहार में नहीं कार्डियक सर्जरी होगी, नहीं बढ़ेगा, तो ये लोगों को जो दूसरे शहरों में जाना पड़ता है इस सर्जरी के लिए, तो इसका कैसे होगा। मुझे याद है कि जब मैं इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में था, तो देश के एक मशहूर सर्जन देवी सेट्टी आए थे। बड़े ही आकर्षक पर्सनालिटी के हैं और बड़े ही अच्छे हृदय के विशेषज्ञ हैं, जानने वाले हैं। वो जब कुछ पढ़ाते हैं तो लोग बड़े ध्यान से उनकी बात सुनते हैं। हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। तो वो पटना में आए थे, तो उन्होंने भाषण दिया और बड़े प्रभावित हैं हम लोग। लेकिन बाद में हमने सोचा कि वो सिर्फ ये कहने आए हैं कि हार्ट सर्जरी की अगर ज़रूरत है तो सेंटर्स हैं दिल्ली में, कलकत्ता में, उनके पास आप लोग मरीज को वहाँ भेजिए। तो मुझे लगा कि ऐसा क्या है इसमें कि जो हमारे देश में, हमारे शहर में नहीं हो सकता है। तो हमने जो पढ़ाई की, हमारे माँ बाप ने कष्ट किया, या समाज ने जो हमें डॉक्टर बनाया, तो हम समाज को कैसे वापस करें। सब बाकी तो बिहार में तो एक से एक विशेषज्ञ हर एक चीज़ के, लेकिन हृदय रोग सर्जरी में नहीं थे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मुझे उतनी ऊंचाइयां नहीं मिलेंगी जो आमतौर पे लोग बड़े शहरों में जाते हैं, लेकिन अपने देश में, अपने लोगों के बीच में मैं सेवा करूंगा। तो मैं पटना आ गया। उस समय बहुत कम कार्डियक सर्जरी होती थी, एक ही सेंटर में होती थी, और सरकारी क्षेत्र भी उतनी विकसित नहीं थी, क्योंकि काफ़ी महंगी सर्जरी होती है, काफ़ी बड़े गजट्स लगते हैं इसमें, एंजियोग्राफी करनी पड़ती है, एंजियोप्लास्टी होती है, नहीं होता है तब सर्जरी करनी पड़ती है। तो हमने एक सेंटर में शुरू किया। शुरू में बीटिंग हार्ट सर्जरी हमने पहली बार शुरू किया पटना में, और मैंने सोचा कि अगर करना है तो टीम बनानी है और इसको बनाना है।
आप मैं बताऊं कि आज भी अगर मैं बोलूं कि मैं कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जन हूं, बहुत लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं कि कार्डियोथोरेसिक क्या है। तो एक एम हमने बनाया कि ये कार्डियोथोरेसिक एंड वैस्कुलर सर्जरी है जो एलिट सर्जरी बोली जाती है, और सर्जन्स की ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी ऑपरेशन थिएटर के अंदर या आईसीयू के अंदर ही बीतती है। तो इस सर्जन को समाज में लाना है। तो मैंने बिहार में आके एक टीम बनाई जिसमें मैं बड़े सर्जन्स बाहर से भी बुलाता था जिससे लोगों का विश्वास बना रहे। अपनी टीम बनाई, यहाँ के नर्सों को, यहाँ के डॉक्टरों को प्रशिक्षित किया, और कुछ हॉस्पिटल्स में मैं नाम लूँ जैसे मगध हॉस्पिटल में मैंने शुरू किया, फिर हार्ट हॉस्पिटल में मैंने हार्ट सर्जरी यूनिट बनाई, और फिर जब लगा कि लोगों को कुछ समझ नहीं आना है, लोग यहाँ रुकने लगे, तो केंद्र सरकार की खुशकिस्मती रही बिहार के लोगों की कि केंद्र सरकार ने एम्स इंस्टीट्यूट यहाँ खोल दिया, और फिर एम्स में मेरा चयन हुआ। तो फिर मैंने एम्स में कार्डियक सर्जरी यूनिट स्थापित की, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज काफ़ी लोग जो पहले दिल्ली बॉम्बे जाते थे यहाँ रुकते हैं। और एम्स में पिछले 1.5 साल में कोविड के बाद हमने ओपन हार्ट सर्जरी की, करीब 200 से ज़्यादा हम लोग ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। और अब लोगों को बिहार सरकार भी सहायता देती है आर्थिक रूप से, सीएम रेड्डी फंड से पैसे मिलते हैं, और केंद्र सरकार भी आयुष्मान भारत की तरफ से पैसे देती है। तो अब लोगों को पैसे की भी चिंता नहीं होती, आर्थिक रूप से भी सरकार मदद करती है, सुविधा भी उपलब्ध है, हमारी पूरी टीम है। तो मुझे बहुत खुशी है कि बिहार में मैं कार्डियक सर्जरी स्थापित कर पाया, और समाज ने जो मुझे दिया मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इसे वापस करूँ। क्या बात है। और ये ज़रूरी भी होता है कि जब आप मेहनत करके कुछ बनते हैं तो आपका एक दायित्व, एक कर्तव्य बन जाता है कि आप समाज को लौटाएं। खास करके बिहार जैसे जगह पे आपने पूरे बदलाव को देखा होगा कि एक टाइम में जो चिकित्सा जो थी और आज जो है वो काफ़ी बेहतर हो गई है। मैम आप पर जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप नेत्र, क्योंकि ये एक आजकल का एक ऐसा विषय है और कि हर घर में आजकल मुझे नहीं लगता कि कोई एक आदमी अछूता होगा, इवन बच्चे भी आज जो गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं। तो आप, क्योंकि आप भी एक लंबे दशक से काम कर रही हैं इस चीज़ में, तो आपने क्या क्या बदलाव देखे हैं अभी तक में, क्या चेंजेस आए? सबसे बड़ी चीज़ तो जो डिजिटल रेवोल्यूशन है। हम लोगों के समय में जो लैंडलाइन था बस वही एक ऑप्शन था आपके पास, और मोबाइल फ़ोन तो काफ़ी देर से आया। और आज के समय में आप, आज के बच्चे सोच भी नहीं सकते हैं कि हमारी ज़िंदगी पहले बिना टीवी, बिना स्मार्टफोन के कैसे चलती थी। लेकिन ज़िंदगी बहुत सुकून वाली थी, ये समझाना मुश्किल है। अब हमें अपने आप को, और एज एक विशेषज्ञ होने के नाते मैं समझाती यही हूँ कि अपनी जीवन शैली को अडाप्ट करें इस तरह से कि आप अपना डिजिटल जो भी आपकी ज़रूरत है उसको भी आप इस्तेमाल करें, लेकिन वो आपको कंट्रोल ना करें। आप अपनी दिनचर्या और अपने काम को और अपने डिजिटल यूसेज को कंट्रोल करें। ये समझाना और इसकी अहमियत को बताना हमारे लिए ज़रूरी रहता है। और अपने जितने भी मरीज़ आते हैं या जितने भी गोष्ठियों में जाती हूँ, तो इस बात को हम लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जो भी आप इस्तेमाल करें, अब आपका स्मार्टफोन के बिना, कंप्यूटर के बिना और इस इंफॉर्मेशन के समय में आपका उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। आपकी पढ़ाई, हर चीज़ उस पर निर्भर करती है। तो वो समय और उस तरह की सलाह देना व्यर्थ होगा कि उसके बिना आप अपना जीवन चलाना सीखें। उसकी आपको ज़रूरत है, लेकिन उसका इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें और किसी भी अति से रुकें। तो जब आप डिजिटल डिवाइस की बात होती है तो ये समझना लोगों को ज़रूरी है कि आप लगातार अगर 4 घंटे 5 घंटे अगर काम कर रहे हैं, या जो लोग जैसे बैंकों में काम करते हैं या आईटी इंडस्ट्री में जो लोग हैं कि 8 घंटे काम करते हैं और एसी के माहौल में काम करते हैं, तो आँखों की जो नमी होती है, तरावट जो होती है वो कम हो जाती है, और आंसू जो है वो घट जाते हैं आपकी, उसकी कम हो जाती है। उसको आपको बनाए रखना है। बनाने के लिए तो नंबर 1 कि आपको बीच बीच में ब्रेक लेना है। अगर आपने 1 घंटे तक काम किया, नियम तो यही है कि आपने 20 मिनट तक काम किया तो 20 सेकंड के लिए आप 20 फीट दूर किसी चीज़ पे नज़र केंद्रित करें, स्क्रीन पर से नज़र हटाएं। लेकिन हो सकता है आम जीवन में ये संभव ना हो पाए, तो कम से कम 1 घंटे के बाद भी आप 1 मिनट का या 2 मिनट का ब्रेक लें। ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं कि आपने कंप्यूटर स्क्रीन से आप अपनी मोबाइल पर चले जाएँ। आप बिल्कुल बंद कर दें, दूर की चीज़ों को देखें, आँखों को रिलैक्स होने दें, पलकों को चलाते रहें। जब भी आप डिवाइस पे काम करते हैं तो उसमें जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो चमक होती है स्क्रीन की, उसको कम रखना चाहिए। जो फॉन्ट है हर अक्षर के वो बड़े रहने चाहिए। कमरे में बिल्कुल अंधेरा ना करें, और इस तरह अपनी जो एहतियात है वो बरतें। तो आप पानी पूरा पीना है। एसी और पंखे की हवा सीधे अपनी आंखों पर नहीं। जनरली हम लोग देखते हैं कि हम लोग अगर गाड़ी में बैठते हैं तो सीधा एसी चेहरे की तरफ, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है। कमरे में है तो बिल्कुल 16-17 टेम्परेचर रखते हैं। तो वो आपको इस तरह से रखना है कि आप एक एवरेज टेम्परेचर मेंटेन करें।
25-26 पर मेंटेन करें टेम्परेचर को, और आँखों में जैसे शुष्कता नहीं आए और आँखों की नमी कम ना हो। और पंखे की हवा सीधे तो आँखों की जो आंसू जो होते हैं वो आँखों के स्वास्थ्य के लिए और आपके उसकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जितना आप आँख खुली रखती हैं, लंबे तक एकटक आप स्क्रीन पे ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं, तो जो आँखों की नमी है वो वाष्पित हो जाती है और उड़ जाती है, और उसको आपको दोबारा उसमें कैसे आएगी, तो आप पलकों को चलाएंगे तो एक तरह से वो नमी दोबारा आँखों में आ जाती है। पानी पिएं, खान पान का ध्यान रखें और टेम्परेचर, तो सारी चीज़ें का ध्यान रखने से आप अपने जीवन को अडाप्ट कर सकते हैं अपने काम के साथ। अभी सर हमने जो बात कही है, जैसे मैम ने कहा कि गैजेट्स वाले दौर में हम लोग चल रहे हैं, इसमें क्या होता है आजकल के दिनचर्या में क्या हो रहा है कि हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले सबसे पहले फ़ोन देखते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें, और रात में बहुत चीज़ें बहुत लोगों के साथ गुजर गई होती है, किसी के कोई डेथ कर गए, किसी का कोई अचीवमेंट हो गया, तो उसका दिल पे क्या असर पड़ता है कि हम जो देखते हैं उस हिसाब से हमारा मतलब हार्ट भी बीट करता है। तो ये क्या चीज़ें हैं, इसको कितना अवॉइड कर सकते हैं या कितना ख़तरनाक है? अब ये देखिए, अचानक कोई ऐसा न्यूज़ आए जो आपके लिए एडवर्स हो, जी, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया वैसा न्यूज है। कई तरह के न्यूज हो सकते हैं, जिसमें आपने बताया कि पारिवारिक भी हो सकती है, किसी के साथ दुर्घटना भी हो सकती है, किसी के ज़िंदगी में कुछ अचानक कोई असफलता या पड़ाव या कोई गुजर गया, तो ऐसी चीज़ें होने से या आपके विरुद्ध कोई चीज़ आपकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो गया, तो ऐसे में दिल पर असर पड़ता है, दिल की धड़कन तेज हो सकती है। खासकर हम देखते हैं हमारे क्लिनिक में बहुत सारी महिलाएं ऐसी आती हैं जो बोलती हैं कि हार्ट चेकअप करने पर उनका हार्ट नॉर्मल है, लेकिन बोलती हैं कि जैसे आप लोग भी बात करें कि महिलाएं घर का काम बहुत ज़्यादा करती हैं या उन पर बहुत तरह के पारिवारिक प्रेशर होते हैं, सामाजिक प्रेशर होते हैं, तो वो बोलती हैं कि मेरा दिल का धड़कन बहुत तेज़ हो जाता है, हमेशा पाल्पिटेशन, और जांच करने पर सामान्य निकलता। तो वो बोलती हैं कि कोई जब ज़ोर से बोलता है या कोई अचानक कोई बात सुन लेती हूँ या प्रेशर होने लगता है या घर में ही इस पर झगड़ा होने लगता है या तो ये चीज़ ज़्यादा होती है। तो ये साइकोलॉजिकल असर होता है, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है हार्ट का, जिससे कि अगर कोई चीज़ जो आप ना पसंद करते हो वो और आपके साथ हुई या कोई आपके अचानक सदमे वाली चीज़ हुई, तो आपका हार्ट बीट बढ़ सकता है। और ख़ासकर ये वैसे लोग में ज़्यादा होता है जिनको पहले से कोई हार्ट की बीमारी, कोई ब्लॉकेज हो या हार्ट का वैल्व में कोई कमजोरी हो, वो मामूली तौर पे हो, ऐसा नहीं हुआ कि उसकी ट्रीटमेंट करानी है या कुछ उसके ऑपरेशन कराने हैं, तो वैसे लोग में ये ज़्यादा होता है। तो ज़रूर वैसे में संभल के रहना चाहिए और लोगों को भी ध्यान चाहिए, किसी को कोई ऐसी जो आपदा वाली चीज़ है, जो सदमे वाली चीज़ है, उसको अचानक किसी को ना सुनाएं, उसके भी जो उसके भी तरीके हैं तरीके से और अच्छे से सुनाएं, जिससे लोगों पर उसका बुरा असर ना पड़े। जैसा कि मैम ने कहा कि अभी लोग देख रहे हैं, मोबाइल देखते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम पलक झपका लें, इतना तो अपने लिए कर ही सकते हैं। तो एक इंसान को पता होता है कि मेरी आंखें दर्द कर रही है तो हमें क्या करना है, या फिर आंखों की रोशनी जा रही है तो क्या करना है, लेकिन दिल के मामले में वो गड़बड़ हो जाता है। उनको कैसे पता चले कि उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है या फिर इस तरह की चीज़ें? हाँ, ये बहुत सवाल है, सब लोगों को जानना चाहिए। तो इसके लिए जानना पड़ेगा कि अगर हृदय रोग है या हृदय में कोई तकलीफ़ है तो उसके क्या लक्षण हैं। 5 मुख्य लक्षण हैं, अगर हम लोग उसको जान लें तो पता चल जाएगा कि अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो ये ज़रूरत है कि डॉक्टर को दिखाएं या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सीने में दर्द। अगर सीने में दर्द शुरू हुआ और ये खासकर कुछ काम करने के बाद, इसे हम बोलते हैं पेन और एंजाइना ऑन एक्सर्शन, जैसे कि आप सीढ़ियों से चल के दूसरी मंजिल तक जाते हैं या खेतों में काम करने जाते हैं या साइकिल चला के अपने दिनचर्या में कुछ काम करने जाते हैं, तो इस तरह से कुछ काम करते हैं और तब आपको ये दर्द शुरू होता है, और अगर आप आराम कर लेते हैं तो दर्द कम हो जाता है। तो ये इशारा करता है कि हार्ट में कुछ परेशानी है। दूसरी चीज़ है इस दर्द का शुरू होना हार्ट में, माने छाती में, और फिर इसको शरीर के दूसरे भागों में ना, जैसे कि बाएं हाथ में या ऊपर जबड़े तक या नीचे पेट की ओर जाना। तो अगर ये, इसको हम रेडिएशन बोलते हैं, ये दर्द जो शुरू हुआ ये शरीर के दूसरे भागों में जाता है, तो ये भी इशारा करता है कि हार्ट की डिजीज है।
दूसरे मुख्य लक्षण है सांस लेने में तकलीफ। अगर वैसे ही कुछ काम करते हैं या एक्सर्शन करते हैं और आपको दम फूलने लगता है या सांस में तकलीफ होने लगती है और आपको मालूम है कि आपको दम्मा नहीं है या उस तरह की सांस की बीमारी नहीं है, तो ये भी हार्ट की तरफ इशारा करता है। तीसरी चीज़ है वही जो हम लोग बात करें, पाल्पिटेशन। गाहे बगाहे आपकी धड़कन बढ़ गई या बहुत देर तक दिल तेज़ी से धड़कता रहा या कभी ज़्यादा कभी कम होता रहा, मेरे हार्ट के चाल अनियंत्रित हो गई, तो ये भी हार्ट डिजीज का लक्षण है। और चौथा मुख्य लक्षण है जो कम लोगों को होती है, वो इसको हम लोग सिनकोप बोलते हैं या क्षणिक बेहोशी। अचानक कई बार सुनते हैं कि थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गया, अचानक गिर गया, फिर या तो अपने आप होश आ गई या फिर उसको CPR या कार्डियक मसाज दिया गया तो हो जाता है। तो अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है कि थोड़ी सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बेहोश हो जाते हैं फिर ठीक हो जाते हैं, तो ये भी हार्ट ब्लॉक या हार्ट के डिजीज़ की ओर इशारा करता है। तो ये 4 प्रमुख लक्षण हैं, ये जरूर जानें। और अगर अत्यधिक थकान हो जा रहा है, कम काम करने से ज़्यादा थकान हो रहा है, हमेशा कमजोरी महसूस हो रही है, तो ये 3-4 चीज़ है, छाती में दर्द, सांस में तकलीफ, धड़कन बढ़ जाना, क्षणिक बेहोशी और अत्यधिक कमजोरी, तो ऐसे में हार्ट डिजीज़ की जांच करा लेनी चाहिए। संभावनाएं हैं। अक्सर हम जब दिल की बात करते हैं और आँखों की बात करते हैं, बदलते दौर में खान पान पे लोग इतने ज़्यादा वो नहीं रह गए हैं। खास करके हम अगर बात करें आजकल के जनरेशन्स की, तो वो शॉर्ट में कुछ निपटा, बस पेट भर जाना चाहिए। अब वो पेट में वो क्या खाए है, वो चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते हैं, जिससे लगता है कि धीरे धीरे उनकी आँखों की रोशनी ख़त्म होती जा रही है। तो ऐसे में खान पान पे कितना ख्याल रखना चाहिए इस दौड़ती भागती ज़िंदगी में? कैसा वो शॉर्ट डाइट ले कि उनको लगे कि चलो ठीक हो देखिए, गया। पौष्टिक भोजन की अहमियत कभी कम नहीं होने वाली है और ये हमेशा आपके जीवन में इसका एक मुख्य उसका इम्पोर्टेंस रहेगा। तो आँखों की स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, पानी की मात्रा सही होनी चाहिए, क्योंकि आपकी आँखों की सतह जो है वो जब एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है जो, तो उसमें आंसू की नमी ठीक रहनी चाहिए। तो आप पानी की मात्रा सही पिएं। कम पानी पीने से तकलीफ़ बढ़ सकती है आपकी। खान पान जो हरी साग सब्जी फल और इनका सेवन करना आँखों के लिए हमेशा लाभदायक रहा है, बच्चों में खास करके, जो कि उनको खिलाना मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, फल, पपीता हो गया, गाजर हो गया, इस तरह की चीज़ें अगर आप खाते हैं तो आँखों के स्वास्थ्य में बिल्कुल इजाफा होता है उसमें। और उम्र के साथ जो भी ध्यान देने वाले हैं, नियमित जांच की बहुत आवश्यकता है। खान पान के साथ नियमित 40 वर्ष के आप हो गए तो एक बार एक आँखों की जांच ज़रूर हो जानी चाहिए। आज के समय में सरकार की तरफ से ये भी नियम आ गया है कि जो बच्चे स्कूल में दाखिला लेते हैं उनको आँखों की जांच ज़रूरी हो गई है। तो ये और बीच बीच में भी स्कूल में हेल्थ प्रोग्राम्स, हेल्थ चेकअप्स चलते रहते हैं, जिनसे काफ़ी फ़ायदा हुआ है बच्चों को। और जिनको भी आँखों की समस्या है या चश्मे का नंबर लगने वाला है, वो पहले पता लग जाता है। क्योंकि ऐसे जब तक शुरुआत में हम लोगों ने देखा है कि जब भी बच्चे शिकायत करते हैं तो माँ बाप उस बात पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि एक मन में एक तरह की भ्रांति है कि चश्मा लगाने से कुछ नुकसान होगा या लोग क्या कहेंगे। और ये आज तक, अभी तक हमारे समाज में, पटना शहर में भी आप देखेंगे कि माँ बाप बिल्कुल बच्चों को चश्मा नहीं देना चाहते हैं। तो बच्चे इस बात को बोलने से, बताने से झिझकते भी हैं और माता पिता उस बात को बोलते कि अरे हम लोगों को नहीं था, तुमको कैसे लग गया। तो उनके मन में एक तरह की हीन भावना आ जाती है, जिससे कि वो चश्मा लगाना चाहते हो तो भी स्कूल जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ वो चश्मा बस्ते में रख देते हैं और घर में पहन के काम करना पसंद करते हैं। तो आपके माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि बच्चों की नियमित आँख जांच कराएं। यदि उनको चश्मे का नंबर लग गया है तो उसको ज़रूर दिलवाएं। और परेशानी तब है जब कि चश्मा लगाने के बाद भी बच्चों को कम दिखाई दे, जो कि ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर चश्मे से पूरा दिख रहा है तो उसको हम लोग बीमारी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। बच्चों और चश्मे का नंबर, कोविड के दौरान हम लोगों ने देखा कि 2 साल 2 वर्ष तक जब लगातार लोगों ने 8 घंटे 10 घंटे जब कंप्यूटर पे या मोबाइल पे काम किया या पढ़ाई की, उससे जिन लोगों को चश्मा नहीं था उन लोगों को चश्मा लग गया। जिन लोगों को चश्मे का नंबर था उसका नंबर ज़्यादा बढ़ गया। तो इस तरह की बातें कोविड में पता चली हम लोग सबको। तो एहतियातन हम लोग यही बताते हैं कि भाई चश्मे, अगर आप कोई भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन को कम से कम इस्तेमाल करें तो बेहतर, क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, लेकिन कोचिंग की वजह से या ऑनलाइन पढ़ाई की वजह से लोग जाते हैं, तो बड़े स्क्रीन पर काम करें, समय कम दें
और बीच में ब्रेक लेकर के काम करें, ये चीज़ें ध्यान रखने की बात है। और बाहर खेलकूद का बहुत महत्व है। रिसर्च के द्वारा भी ये बताया गया है कि 2 घंटे 3 घंटे बाहर धूप में खेलकूद करना, आउटडोर एक्टिविटीज़ से आपको फ़ायदा हो सकता है और चश्मे का नंबर ज़्यादा बढ़ने से रुक सकता है। तो ये एक रिसर्च से साबित हुआ है, तो इसलिए इस बात पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उसके बाद जो उम्रदराज लोग हैं कि अगर 40 वर्ष से ऊपर हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे कि नस की बीमारी, काला मोतिया जिसको बोलते हैं, या ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, इसके लक्षण आ जाते हैं या आ सकते हैं अगर परिवार में किसी को है, या बहुत सारी चीज़ें जो चल रही हैं, तो उसके लिए जांच कराना ज़रूरी है। जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं उनको नियमित जांच कराना ज़रूरी है। या आप अक्सर आपको आप बाज़ार से या केमिस्ट से आप दवा लेकर के डालने के आदी हैं कि आंखों में लाली हुई तो जाकर के दवा ले ली डाली। अगर आपने लंबे समय तक ऐसा कुछ किया है तो बिल्कुल आंखों की जांच नियमित रूप से कराएं, क्योंकि बहुत सारी दवाएं जो हैं वो नुकसानदेह हो सकती हैं। तो बिना डॉक्टरी सलाह के यदि आप दवा डालते हैं या डॉक्टर ने कुछ लिख दिया और उस दवा को आप बिना दोबारा दिखाए उसी पर्चे से आप बार बार दवा खरीद करके आंखों में डाल रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आप ज़रूर डॉक्टर से संपर्क करें और एक नियमित जाँच कराएँ। साल में एक जांच तो बहुत ज़रूरी है किसी भी उम्र के लिए, और इस तरह से आप अपनी आंखों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल, खान पान के साथ साथ आपको ये नॉर्मलाइज होनी चाहिए कि डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आंख खराब हो तो एक बार, क्योंकि जिस तरह के सिनेरियो में, ये जिस हम तरह के सब जानते environment में हैं रह रहे जी, हैं, प्रिवेंशन इज बेटर देन देखिए क्योर। एग्जैक्टली, तो अब ज़्यादा ख़राब ना हो उससे पहले आप थोड़ा जी, सा प्रिकॉशन ले लें। अभी मैं आपने कहा कोरोना के बारे में, और सर वो काल हम लोगों के लिए मतलब काल ही था वो। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें बदल गई, एजुकेशन से लेके मेडिकेशन तक हर एक चीज़ों में बदलाव आ गया, लोगों की एक्टिविटीज़ में बदलाव आ गया, रहन सहन, पहनावा, सब चीज़ में। और इसमें कहते हैं कि मेडिकल के लाइन में भी एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला, मरीजों में भी बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। तो ये हृदय रोगियों के लिए, या फिर आप जिस तरह से विशेषज्ञ हैं, तो आप किन किन तरह का चेंजेस इसमें देखें? बिल्कुल सही बताया आपने। कोरोना जो बीमारी डिजीज़ आई थी वो मुख्यतः उसके 2 पैथोलॉजी थे। एक तो लंग में डिस्ट्रक्शन होता था जिसके कारण लोगों की सांस फूलती थी या ऑक्सीजन की कमी हो जाती थी, और दूसरा उनके ब्लड वेसल्स में थ्रोम्बोसिस, खून के थक्के जम जाते थे जो कि कई कॉम्प्लिकेशंस को जन्म देते थे। तो ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो कि हार्ट लंग सिस्टम को प्रभावित करती थी। काफ़ी मौतें इस कारण से भी हुई। तो कोरोना के बाद, कोरोना के समय तो ये प्रॉब्लम था ही, कोरोना के बाद जब देखा गया कोरोना ख़त्म हो गई तो अभी कई संस्थानों ने, WHO ने भी और इंडिया के भी संस्थानों ने जो ये डेटा दिया है, जो शोध चल रहे हैं, उसमें देखा गया कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक या सडन कार्डियक डेथ की संख्या बढ़ गई है। उसका रिलेशन डायरेक्ट कोरोना डिजीज से है या कोई और कारण से है, ये थोड़ा समय लगेगा इसको बिल्कुल चिन्हित करने में, इसको जानने में। लेकिन ये स्टैटिस्टिक है कि कोरोना के बाद हार्ट अटैक, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट का कमज़ोर हो जाना, इसकी संख्या बढ़ गई है। और अभी जो आया है कि कोरोना के कारण हार्ट, लंग्स और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस भी आ रहे हैं। जो कोरोना से, उस समय कोरोना से ग्रसित हुए ठीक हो गए, अब उसमें दूसरी तरह की शरीर के दूसरे अंगों में बीमारियां मिल रही है और इसका संबंध कोरोना से ही बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा सिनेरियो, हेल्थ सिनेरियो चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना, जिसमें हमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि हार्ट अटैक्स और हार्ट और लंग से संबंधित बीमारियां बढ़ गई हैं। आपने भी सुना होगा कई जो समाचार में था, कई सेलिब्रिटीज़, कई स्पोर्ट्स पर्सन जो एक्टिव थे और एक्सरसाइज करते करते ही हार्ट अटैक हो गया। तो ऐसे में ये संख्या बढ़ गई है। तो इसका लोग 40 के बाद ये चीज़ें ज़्यादा अभी देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर हम बात करें कि मॉर्निंग के टाइम की, एक हार्ट अटैक जो है मॉर्निंग के टाइम में ही क्यों ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे कुछ कारण है? ये तो पहले से स्टैटिस्टिक है। अच्छा। कि हार्ट अटैक किस समय ज़्यादा होती है। तो ये देखा कि काफ़ी संख्या में हार्ट अटैक एकदम सुबह में, अर्ली सुबह, वी आवर्स ऑफ मॉर्निंग हमें बोलते हैं, जो 4 बजे के आसपास, 3 से 4 बजे के बीच में वो हार्ट अटैक ज़्यादा होती है। इसके कारण का कोई डायरेक्ट तो रिलेशन नहीं, लेकिन डायरेक्ट वेरिएशंस जो होते हैं ब्लड में, जैसे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है, तो जब हम आराम करते रहते हैं
तो ब्लड में स्ट्रेसिस होती है उसका। जब एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, उस समय थोड़ी देर के लिए हीमोडायनेमिक्स स्लो आता है, तो उस समय जो क्लॉट्स होते हैं वो ज़्यादा कहीं जाके फंस जाते हैं। तो अगर कोरोनरी आर्टरी में फंसती है तो हार्ट अटैक ज़्यादा होते हैं। लेकिन ऐसा जनरली पहले से अगर हार्ट की कुछ बीमारी है जिनको, उसमें ज़्यादा होती है। अक्सर लोगों को लगता है कि हृदय का जो इलाज है वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके लक्षण पहले तो लोगों को समझ में नहीं आते, अगर समझ में आ भी गए तो इसके इलाज की जो प्रोसेस है वो उनको भारी लगता है। तो इसको कैसे हम लोग इजी कर सकते हैं? एक तो सबसे पहले कि अपने हार्ट का ख्याल रखें। हम जैसे बोला, हार्ट को स्वस्थ रखें, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं वो ज़रूर करनी चाहिए एहतियात के लिए, और यही कारण होते हैं हार्ट डिजीज़ के। तो मैं बता रहा हूँ, एक तो कि अपने खान पान में जो आप बात कर रही थी, तो हार्ट के लिए जरूरी है कि सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें ना खाएं। सिंपल भाषा में कि जो तली हुई है, छनी हुई चीज़ें हैं, उसको ना खाएं। कोई भी तेल या घी जो हम लोग, या वनस्पति घी हम लोग खाते हैं, उसको अगर हम फ्राई कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड हो जाता है। अनसैचुरेटेड वो हार्ट के आर्टरी के लिए नुकसानदेह होता है, ब्लॉकेज पैदा करता है। तो अगर हमारा शुद्ध देशी घी, वो ऑक्सीडेंट भी होते हैं उसमें, एंटीऑक्सीडेंट, वो अच्छा भी है, लेकिन उसको जैसे कच्चे जो रोटी में लगा के खाएं या दाल में डाल के खाएं। अगर हमने उसका तड़का बना लिया या पराठे बना लिए या पूड़ी बना लिए तो ये हार्ट के लिए नुकसानदेह है। तो खान में ये ध्यान रखें। कोई भी तरह का मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस से अपने को दूर रखें। आप जैसा बता रहे थे कि आजकल कंपटीशन का ज़माना है, स्टूडेंट लोग को या हर किसी को अपने अपने क्षेत्र में तनाव है, उससे दूर रखें। जो एरोबिक एक्सरसाइज है डेली, या तो योगा या एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज जैसे हम स्कूल में पीटी करते हैं, उतना कम से कम ज़रूर करें। संभव हो सके तो रोज़ कम से कम 2 किलोमीटर टहलें। तो इस तरह की अगर हम रखें, और अगर हमें डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है तो इसको नियंत्रित रखें डॉक्टर से सलाह लेके, तो हम हार्ट रोग से बचे रहेंगे। और जहाँ तक आपने बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स है इसका ट्रीटमेंट या महंगा है, तो हाँ ये तो है कि ये गजट बेस्ड है। अगर कोई भी हम जांच करते हैं हार्ट की तो कुछ न कुछ मशीन से होती है। ईको करते हैं या टीएमटी करते हैं या हॉल्टर करते हैं, सब में कुछ न गजट लगते हैं। और एंजियोग्राफी करते हैं, अगर हार्ट में ब्लॉकेज जानना है तो एंजियोग्राफी करते हैं। ये भी एक इन्वेजिव प्रोसेस है। लेकिन जैसे जैसे हम इसमें एक्सपर्ट होते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, टीम वर्क डेवलप करता है, तो इसमें भी इन्वेजिव कम से कम हो गया। बहुत जल्दी आजकल एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओपन हार्ट सर्जरी भी मिनिमल इन्वेजिव हार्ट सर्जरी आ गई है, जो कम से कम चीरा लगा के हम लोग ऑपरेशन करते हैं। तो ये भी अब पहले से ज़्यादा सुरक्षित हो गई है और कम समय लगता है अस्पताल में। जहाँ तक खर्च की बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे केंद्र सरकार के, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये योजना है आयुष्मान भारत, इससे लोगों को बड़ी सहायता मिलती है। और हार्ट डिजीज़ सारे इस आयुष्मान भारत में कवर हैं। और जो भी आयुष्मान भारत के लाभार्थी हैं वो, उनका बिल्कुल बिना खर्चे के एम्स और इस तरह के अस्पतालों में इलाज हो जाता है। उसके अलावा भी हर एक राज्य की सरकार मुख्यमंत्री सहायता कोष से पैसे देती है एक निश्चित आय वर्ग के लोगों को। तो अब आर्थिक समस्या उतनी नहीं रही। सरकार की कई योजनाएं हैं केंद्र सरकार की, जो कि खर्च आपको कम से कम करना पड़े, तो ये है। लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है, बजट टीम वर्क ज़रूरी है। आपने बताया कि तो इसलिए मैंने पहले बताया कि हम लोग 200 से ज़्यादा ओपन हार्ट सर्जरी कर चुके हैं। हमारी टीम है पूरे, जैसे एम्स में हमने बताया, हम हैं, मेरे सर्जन की टीम में डॉक्टर प्रगति कपूर हैं, डॉक्टर लक्ष्मी सिन्हा हैं, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर अनुपम भंभानी और डॉक्टर आदिल अहमद खान। तो ये सारी टीम है जो कि 24 घंटे अलर्ट रहती है। तो अगर ऐसी कुछ समस्या होती है तो टीम वर्क से हम मरीज को देते हैं, जिससे मरीज को भी ज़्यादा आराम आता है, उनके परिवार वाला का भी कॉन्फिडेंस बना रहता है। बिल्कुल। टीम वर्क किसी भी दिशा में अगर सही हो तो दशा बदल देती है। मैम, आप कार्यरत हैं और बीइंग ए वुमन आपको सब कुछ देखना है, तो एक ऐसी सलाह जो आप आजकल की महिलाओं को देना चाहें कि वो घर, परिवार और अपने काम को आसानी से मैनेज करें, मतलब मैनेज नहीं, इसको कह सकते हैं एक संतुलित तरीके से क्या करे वो, कि आप आराम से काम भी कर सकते हैं और क्या चीज़ें छोड़ भी सकते हैं। सबसे ज़रूरी है कि जो बच्चियां हैं जो पढ़ रही हैं, आगे भविष्य
अपना देख रही हैं, बना रही हैं, आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। उस लक्ष्य से आपको डिगना, आपको हिलना नहीं है, उस लक्ष्य पे केंद्रित रहना है, वहाँ पहुँचने में जो भी वक्त लगे। हम लोगों को ईश्वर ने की कृपा से हम सभी महिलाएं जो हैं वो मल्टीटास्कर हैं, घर भी देख पाती हैं, काम भी कर सकती हैं, बच्चों को भी देख लेती हैं। तो इंडोर और आउटडोर दोनों काम संभालना शायद हमारे खून में है, या इस तरह की हमारी जो परवरिश है या माता पिता ने सिखाया या जो समाज से हमने सीखा है कि अगर कुछ करना है तो उसके लिए आपको उद्यम करना होगा, मेहनत करना होगा, और जो शायद लड़कों से ज़्यादा होगा, उससे आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि आपके लिए सबसे आसान रास्ता है कि कुछ मत करो। अगर मुझे घर संभालना है या बच्चों को संभालना है तो आप अपना कार्य छोड़ दीजिए। मेरी सलाह यही है कि सबको साथ लेकर चलना संभव है और आप कर पाएंगी, और अपने करियर को बनाना वो भी आपकी जिम्मेवारी है, और अपने परिवार को देखना वो भी संभव है। परिवार का सहयोग बहुत ही इसमें ज़रूरी होता है, और मेरी तो खुशकिस्मती है कि मेरे पति से मुझे बहुत सहयोग मिला है, मेरे बच्चे बहुत समझदार हैं, और ये देखा गया है कि जो भी कामकाजी महिलाएं होती हैं उनके बच्चे समय से पहले समझदार हो जाते हैं और अपनी जिम्मेवारियों को समझते हैं। मेरी 2 बेटियां हैं, उन दोनों ने शुरू से वो घर में अकेले भी रही हैं बिना किसी सुपरविज़न के, लेकिन ईश्वर की दया से हर चीज़ ठीक से चलता रहा है और परेशानी नहीं हुई है। सबने अपनी पढ़ाई की है, और हम जहाँ भी मेरी ज़रूरत थी हम लोग दोनों ने कोशिश की, यदि मैं ना रहूँ तो उनके पिता जा कर के उनके स्कूल में अटेंडेंस दे या कहीं भी शामिल होते हैं, और जहाँ संभव होता है मैं जाती हूँ। काम करना मैं अपनी बच्चियों के लिए करती हूँ, क्योंकि मैं उनको भी बताना चाहती हूँ कि परिवार को देखना अच्छी तरह से और काम करना दोनों संभव है, और कहीं भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ या करी। हो सकता है कि आपके करियर में कुछ वक्त ज़्यादा लग जाए, जो आपके सहपाठी हैं या जो लड़के हैं या कुछ लड़कियां जो बिल्कुल हर कुछ छोड़ कर रही हैं, उनसे आपको वक्त लगेगा, लेकिन आपका लक्ष्य आपको मिलेगा ज़रूर। इसमें कोई भी संशय नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में आपने ठान ली है तो उसको एक पल भी न भूलें और उस पर नज़र केंद्रित रखें, और बाकी सारी चीज़ें अपने आप आपको उस ओर ले जाएंगी। तो हिम्मत नहीं हारना है, जुटे रहना है और अपने काम को खुशी से करना है, और ये समझ के करना है कि शायद आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है औरों की अपेक्षा, लेकिन जब लक्ष्य मिल जाता है, जब आप कुछ कर पाते हैं अपने जीवन में, तो वो सारे दुख मिट जाते हैं और वो मायने नहीं रखते। इसलिए अपनी, अगर आपकी डगर कठिन हो सकती है, लेकिन उससे घबराए नहीं, क्योंकि अंत में जो आपको सुख मिलेगा, जो संतुष्टि मिलेगी और जो इज्जत मिलेगी और जो आप स्वयं अपने लिए जो महसूस करेंगी, उसकी बराबरी दुनिया में कहीं नहीं हो सकती। तो बिल्कुल काम करें, आत्मनिर्भर बने और अपनी पढ़ाई बिल्कुल स्मार्टली करें, अपने ध्येय को, अपनी प्रैक्टिकल हो, अपने चॉइसेस के बारे में जो आप टारगेट अपने लिए पसंद करती, मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो सब असंभव भी संभव है, बिल्कुल, लेकिन कहाँ और कैसे वहाँ पहुँचना है वो आपका निश्चित होना चाहिए। बिल्कुल बात सही है कि जब आप बैलेंस करके सब चीज़ें चलते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती है अगर सपोर्ट हो तो। सर, एक अंतिम सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि अगर किसी को हार्ट अटैक जैसी, अगर कहते हैं छोटा हार्ट अटैक भी आता है, तो प्राथमिक उपचार वो क्या करें? चलते चलते हमारे दर्शकों को प्लीज़ बताएं। ऐसा कई बार होता है कि अचानक से सीने में दर्द हो गया या हार्ट अटैक वाले लक्षण आने लगे, कई बार कार्यस्थल पे भी हो जाता है। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि वैसे लोगों को जो इस तरह की लक्षण महसूस होती है, उन्हें या उनके जो कोई साथी साथ में है, उनको लिटा देना चाहिए ज़मीन पे, और बोलना चाहिए कि लंबे गहरे सांस लें। कई बार ऐसा होता है कि लगता है कि हार्ट रुक गया, तो ऐसे में CPR अगर ट्रेंड कोई है तो ठीक है, ना भी ट्रेंड है तो अगर लग रहा है कि हार्ट रुक रहा है तो हार्ट के ऊपर कंप्रेशन करते हैं हम लोग, इस तरह से दोनों हाथ लगा के छाती के बीच में रख के उसको कंप्रेस करते हैं, सो दैट कि अगर हार्ट पर स्टिमुलेशन पड़े और हार्ट अगर रुक भी गया है तो फिर से चलना शुरू हो जाए। और उसके सांस नली को ठीक रखते हैं, उसके जबड़े को थोड़ा ऊपर कर देते हैं कि सांस नली एक सीधी में रहे और उसकी अंदर में ऑक्सीजन जाता रहे। अगर कोई एस्पिरिन की गोली है साथ में, जो आजकल कहीं भी रहती है प्राथमिक चिकित्सा के डब्बे में, तो उसको ज़रूर उसको खिला दें या वो चबा जाए। और अगर सॉर्बिट्रेट की गोली है तो उसको जीभ के नीचे रख दें
कि थोड़ा उससे आराम मिले। कई बार ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर तब तक उस आदमी को लिटा के ये सब करते रहे, ऑक्सीजन है तो लगा दें, नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति तब तक किसी एम्बुलेंस को या अस्पताल में फ़ोन करे कि उसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए। लेकिन 3 चीज़ ज़रूरी है कि उसे ज़मीन पर लिटा दें, उसको ऐसा निश्चित करें कि उसको सांस खुली हवा में रहे, वहाँ लोग भीड़ ना लगाएं, उसको ऑक्सीजन मिलता रहे। अगर हार्ट रुकने की स्थिति में आ जाए, पल्स कमज़ोर हो जाए, तो कंप्रेशन करें जिससे कि हार्ट रिटर्न हो जाए और चिकित्सा सुविधा को बुलाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। मैम आपका भी हमारे शो में आप दोनों को आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत भी धन्यवाद। और दर्शकों का अभिवादन। दर्शकों को आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कितनी इन्फॉर्मेटिव थी आपके लिए ये चीज़ें, प्लीज़ हमें लिख के ज़रूर बताएं और लिखें हमारा पता कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। हमें आपके ख़त का हमेशा इंतज़ार रहता है। तो हमारा पता नोट करें। निर्देशक डीडी बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 80001। ईमेल एड्रेस है director@ddkpatna@gmail.com।